Hi friends, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. This video is about your practical number 7 और ये दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कंबाइंड है। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 7 है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एनी वन आर्टिकल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक, टाई एंड डाई और बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग। एनीवन यू हैव टू प्रिपेयर। कोई एक सैम्पल बनाना है, या तो आप टाई एंड डाई से बनाइए, बाटिक से या ब्लॉक प्रिंटिंग से। तो अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक का उपयोग करके किसी एक आर्टिकल की तैयारी करनी है। आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले एम लिखेंगे। एम, प्रिपेयर एनी आर्टिकल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक, टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग और बाटिक। हिंदी में उद्देश्य लिखेंगे, अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन तकनीक का प्रयोग करते हुए टाई एंड डाई या ब्लॉक प्रिंटिंग या बाटिक का एक सैम्पल तैयार करिए, एक नमूना बनाइए। बाटिक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई रेफरेंस बुक प्रेफर की है तो उसमें रेफरेंस बुक में भी इसकी थ्योरी मिल जाएगी आपको। थ्योरी में आप लिखेंगे टाई एंड डाई रेजिस्ट रंगाई का एक रूप जिसको हम तार या रबर बैंड या धागे से के इस्तेमाल की सहायता से रंगों के प्रवेश को रोकने में मदद करते हैं और इसके कुछ हिस्से को बांधकर एक पैटर्न तैयार करते हैं और इसके बाद उसमें डाई लगाते हैं। एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन राइट दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग विथ कलर्स इज रेजिस्ट डाइंग. The resist material could be thread, pieces of fabric or substance such as clay or wax that offer physical resistance. The most common method of resist is tying the thread. Tie and dye is the name of a technique in which the areas to be in pattern are resisted by means of tightly wound thread. When dipped into dye, the resisted areas retain the original color of the ground. Bandhani, chunri, lahariya are some of the names of material in which the pattern is created by tie and dyeing the fabric after it is woven. Clear? तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई रेफरेंस बुक ली है इसके लिए तो उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं इन इंग्लिश। देन यू हैव टू राइट डाउन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए आप अपनी फाइल में लिखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए फैब्रिक यानी कि कपड़ा, डायरेक्ट डाई, आपको प्रत्यक्ष रंग चाहिए पाउडर के फॉर्म में, और एंड सॉल्ट, नमक। सॉल्ट एक फास्टनिंग एजेंट होता है जो कलर को रंग के पक्केपन के लिए कलर फास्टनिंग में हेल्प करता है, रंग के पक्केपन में। प्रोसीजर फॉर डाई बाथ, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे डाई बाथ के लिए क्या प्रोसीजर है। यू जस्ट राइट डाउन, आप स्लाइड से कॉपी कर सकते हैं या आप किसी बुक से लिख सकते हैं। एक पैटर्न आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे हीट एनफ वाटर टू सबमर्ज द फैब्रिक कम्प्लीटली इन इट। कपड़े को पूरी तरह से जलमग्न करने के लिए पर्याप्त पानी को गर्म करना है। इसके बाद प्रिपेयर डाई सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग डाई कलर विद वार्म वाटर एंड ऐड इट टू डाई बाथ। डाई कलर को गर्म पानी में मिलाकर डाई सॉल्यूशन तैयार करना है और डाई बाथ में जोड़ना है। थर्ड स्टेप, टू हेल्प फिक्स कलर्स डिजॉल्व 2 tablespoon salt to each dye bath for cotton fabrics. And when you are going to dye with silk or woolen fabric, then you have to put or add vinegar in that. Don't add salt. Clear? तो रंगों को ठीक पक्कापन के लिए सूती कपड़ों में डाई बाथ के साथ साथ 2 टेबलस्पून नमक को मिलाना है और रेशम और ऊन के कपड़ों के लिए सिरके को मिलाना है। क्लियर? कुछ टेक्निक है डाइंग करने के पहले कपड़ों को टाई करेंगे तो देयर आर सम टेक्निक्स। सबसे पहले है नॉटिंग। नॉटिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चित्र में। कपड़े को आपने फोल्ड किया है और थोड़ी थोड़ी दूर पे उसमें नॉट बांध दिया, कपड़े से ही बांध दिया है टाइट नॉट, या अगर आप कपड़े से नहीं बांध पा रहे हैं, छोटा पैटर्न बना रहे हैं,
तो धागे से बांध देंगे। So knotting is one of the easiest and quickest way to producing the design. Knots can be tied in several ways depending on the size, shape and grain of the fabric. जैसा मैंने अभी बताया, साइज, शेप और फैब्रिक के ग्रेन पे डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से नॉट उसमें बांध सकते हैं, कहीं भी बांध सकते हैं। और जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही सॉफ्ट फाइन फैब्रिक जो होता है उस पर इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो आप इसमें कई तरीके से, ये देखिए नॉट बांधे हुए हैं और नॉटिंग के बाद आप डाइंग कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड हो गई, फर्स्ट टेक्निक नॉटिंग की हो गई। दूसरा आप मार्बलिंग कर सकते हैं। मार्बलिंग में क्या करना है, विभिन्न प्रकार के अनियमित एवं बादल जैसे होते हैं ये वैसे ही नज़र आएंगे। इसमें आप पूरे कपड़े को कलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कलेक्ट कर लिया है फैब्रिक को, एक कॉर्नर से पकड़ा और कलेक्ट कर लिया है। फिर सभी दिशाओं से उसको घुमाकर बांध लिया है, जिससे एक सॉलिड सा ठोस पदार्थ सा बन जाता है या गेंद के रूप में बन जाता है। फिर इसको हम धागे से बांध लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कई तरीके से आप जैसे भी चाहें उसको बांध सकते हैं। और बांधने के बाद इसको जिस भी रंग में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप 2, 3, 4 कलर इसमें बना सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने पहले धागे इसमें 4 जगह बांधे, जैसे आपने ये किया, उसमें 4 जगह धागे बांध लिए। अब आपने एक लाइट येलो कलर, इसको येलो कलर में डिप किया, फिर इसको निकाला, फिर इसमें और धागे बांध दिए, फिर आपने इसको रेड कलर में कर दिया। तो आपको येलो, रेड और जहाँ जहाँ धागे बने, क्योंकि आपका फैब्रिक वाइट था पहले, जहाँ बने थे वहाँ पे वाइट कलर ये नज़र आएगा। तो 3 कलर, 4 कलर, आप कई कलर में इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्बलिंग का सैंपल बना पाएंगे। तीसरा मेथड है बाइंडिंग, यानी कि बधाई करना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बधाई की गई है। डिज़ाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है और बहुत जल्दी से ये बन जाता है। इसमें ज़्यादातर मसलिन, रेशम, जॉर्जेट ये कपड़ों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। गांठ कई प्रकार से बांधी जा सकती है और कपड़े पर चौकोर, आयत और त्रिकोण बनाए जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इससे कर सकते हैं हम, जो नॉट बांध रहे हैं ये क्रॉस करके भी बांध सकते हैं। क्लियर? तो चौकोर, त्रिकोण इस तरीके से भी बांध सकते हैं, स्पाइरल, तो कोई भी नमूना हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आइए देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रिटेक, या इसको हम सिलाई का मेथड भी कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में, इस चित्र में क्लियर देख पा रहे होंगे कि एक सेंटर पॉइंट पे सुई डाल के और उससे डिज़ाइन ऐसे बना ली गई है। थोड़ी थोड़ी देर पर कच्चे टाँके डाल दिए गए हैं। अब इसके बाद इसको खींच लिया जाता है खूब टाइटली। जब ये बंध गए हैं धागे, सिलाई हो गई है, तो इसको टाइटली खींच के गांठ बांध दी जाती है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे कर देते हैं और फिर डाई में डालते हैं और आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पैटर्न इससे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ सर्कुलर पैटर्न आया है, इस तरीके से आप स्क्वायर पैटर्न, कोई भी पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको ट्रिटिक कहते हैं या सुई से सिलाई का मेथड कहते हैं। देन नेक्स्ट मेथड जो है वो फोल्डिंग मेथड है। फोल्डिंग बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको कपड़ों को फोल्ड करना, जैसे कि आप फ़ैन बनाते हैं, फोल्डिंग फ़ैन, हाँ पहले आपने बचपन में काफ़ी बनाए होंगे पेपर से फोल्डिंग फ़ैन, तो ऐसे ही कपड़ों को फोल्ड करना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप में आसानी से कपड़ों को फोल्ड कर दिया गया है और फोल्ड करने के बाद उनको थोड़ी थोड़ी दूर पर बांध सकते हैं। किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कपड़े को ट्रायंगल फोल्ड कर सकते हैं। ये आपका कपड़ा, इसको आपने ट्रायंगल फोल्ड किया, उसके बाद यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो आपका जो डिज़ाइन बन के आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा कपड़े पे। अब इसको आपने जगह जगह नॉटिंग कर दी, यानी धागे से बांध दिया या रबर बैंड से बांध दिया, तो आप एक डिफरेंट पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फोल्डिंग मेथड हो गया। इस तरीके से और बहुत सारे मेथड हैं। आप चने को बांध सकते हैं, चने को बांधने के लिए, या राजमा बांध सकते हैं। उसके लिए आप फैब्रिक के अंदर वो चना या राजमा का पीस रखेंगे और फैब्रिक को इसके ऊपर टाइटली रबर बैंड से या धागे से बांध देंगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे अंदर आपके चना या राजमा रखा होगा तो उससे आसानी से बांध सकते हैं।
तो अब जब आप उसे खोलेंगे तो उस शेप का पैटर्न बन के आ जाएगा। चने चने बांधे तो चने जैसा, राजमा बांधे तो राजमा जैसा। सरसों से भी जो बहुत छोटे छोटे सर्कल आपने देखे होंगे वो सरसों के दाने से बांधते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कपड़े को बांध कर डाइंग कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं, इसके अलावा आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। सो टाई एंड डाई तकनीक के लिए कपड़े बांधने के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। जब भी आप टाइंग करते हैं, प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड वाइल टाइंग फैब्रिक फॉर टाई एंड डाई टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी स्टार्च द गारमेंट बिफोर टाइंग एंड आयरन इट। पहले आपको स्टार्च निकालना है, माड़ निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े को भिगो देना है पानी में 5-6 घंटे के लिए और उसका स्टार्च को निकाल देना है और उसको आयरन कर लेना है। सेकेंड स्टेप, डिसाइड अ पैटर्न एंड कलर कॉम्बिनेशन बिफोर मेकिंग द फैब्रिक। सबसे पहले आप फैब्रिक पे क्या कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्या पैटर्न बनाएंगे, वो भी डिसाइड कर लेंगे। देन ensure the pattern follows some principles of design, balance, rhythm, proportion, emphasis and harmony. It should not be lopsided. Clear? तो सुनिश्चित कर लें कि पैटर्न डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को यूज़ करना है पैटर्न बनाने में। लय, अनुपात, जहाँ पर एम्फेसिस डालना है, सद्भाव, इन सिद्धांतों का पालन करना। असंतुलित डिज़ाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज टाई इट टाइटली, इंश्योर रबर बैंड्स आर रियली टाइट। बहुत टाइटली बांधना, अगर थोड़ा भी लूज आपने बांधा है तो टाइंग इफेक्ट नहीं आएगा, कलर अंदर चला जाएगा। तो बहुत टाइट बांधना है जिससे कलर अंदर एंटर करने का स्पेस बिल्कुल ना हो। इसको कसकर बांध लें और सुनिश्चित करें कि वास्तव में टाइट बंधा है या नहीं। देन नेक्स्ट इज डाई इट मिनिमम फॉर 10 मिनट्स। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको डाई में डालना है। डाई बात कैसे प्रिपेयर करना वो मैंने बता दिया है आपको। और सैंपल जो आप बनाएंगे, टाई करेंगे, उसको डाई बात में डालेंगे। मेक श्योर कि सैंपल बिल्कुल ड्राई नहीं डालने आप। एक बार पानी से निकाल कर उसका पानी निचोड़ देंगे, थोड़ा गीला सैंपल ही आप डाई बात में डालेंगे। क्लियर? प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड वाइल डाइंग। जब डाइंग करेंगे, आपने सैंपल को डाई बाद में डाला है तो कैसे डाई करेंगे। डाइंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट डाई आप लेकर आएंगे, शॉप पे मिल जाते हैं, जो भी आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप होगी वहाँ अवेलेबल होंगे। नहीं तो आप जो डायर, जो दुपट्टे डाई करते हैं, आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्याज के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं, अनार के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्राकृतिक रंगों से या टेसू के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्राकृतिक चीज़ों से भी हम कलर कर सकते हैं। जब डाइंग करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पे डाई कर रहे हैं वहाँ पर प्लास्टिक कवर रखना है। ले प्लास्टिक कवर ओवर द काउंटर टेबल। आपको ग्लव्स पहनने हैं, हाथ जिससे हाथों पे कलर ना लग जाए। एप्रन पहने जिससे आपके कपड़े ना खराब हो। वियर ग्लव्स एंड एप्रन टू प्रोटेक्ट हैंड एंड क्लोथ। डाई फ्रॉम लाइट टू डार्क कलर। जब भी हमें कलर करना है तो अगर 2 से ज़्यादा कलर करने हैं, 3-4 कलर करने हैं, तो सबसे पहले लाइट कलर, देन उससे डार्क, देन उससे डार्क करने हैं। डार्क से लाइट पर हम टाई एंड डाई नहीं कर सकते हैं। डाइंग हल्के रंग में के लिए कम कलर का इस्तेमाल करना है। डाई फ्रॉम लाइट टू डार्क कलर, ये मैंने बता दिया। फिर डाई की दुगनी मात्रा को जोड़ें मजबूत रंग प्राप्त करने के लिए। इफ़ यू वांट डार्क कलर then you must add more quantity of color, dye color. Squeeze water and tie more areas for next color. अगर आपको दूसरा कलर डाल करना है, 2 से 3 कलर, तो पहले आप पहले कलर से डाई बाथ से निकालेंगे, उसके बाद वाटर उससे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे, फिर सेकेंड कलर के लिए दूसरे डाई बाथ में डालेंगे, फिर उसको वापस निकाल के उससे एक्स्ट्रा कलर निकाल के फिर थर्ड कलर यूज़ करना तो थर्ड में डालेंगे। नेक्स्ट, डाई इन प्राइमरी कलर ओनली एंड अवॉइड कंबाइनिंग सेकेंडरी कलर। तो ज़्यादातर कोशिश करना है प्राइमरी कलर में डालेंगे, सेकेंडरी कलर को आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि कई बार वो इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया नहीं आ पाता है।
कट द थ्रेड्स एंड रिंस इन कोल्ड वाटर टिल वाटर इज़ क्लियर। धागे काटें और पानी साफ होने तक ठंडे पानी में धोना है। जब आप सब डाइंग कर लेंगे अच्छी तरह से और डाई बाथ से कपड़े निकालेंगे तो उसके बाद उसको नॉर्मल टैप वाटर के नीचे बहुत अच्छे से धोना है जब तक साफ़ पानी उसमें से ना निकले। जब तक कलर निकल रहा है तो वो एक्स्ट्रा कलर है वो पहली बार में ही निकालना बेटर होता है। उसके बाद उसको हैंड इन शेड ठंड छाँव में सुखाएं और धागे खोल लें एंड आयरन द फैब्रिक वाइल स्टीम्ड में। हल्का गीला ही रहे तभी उस फैब्रिक को आयरन कर लें, प्रेस कर लें उस पर। क्लियर? तो ये कुछ आपको डायग्राम पिक्चर से ये शो हो रहा है कि किस तरीके से अलग अलग डाइंग इफ़ेक्ट लाए जा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। मेथड भी दिया है, सर्कल करना है तो अगर आपको सर्कल लाना है, जैसे ये सर्कल डिज़ाइन है, तो इसके लिए सेंटर से पकड़ के आप टी शर्ट को उठा के और धागे बांधते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने धागे ऐसे बांध दिए तो कलर आ जाएगा। अगर आपको स्पाइरल इफ़ेक्ट लाना है तो सेंटर पॉइंट से पकड़ के ट्विस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्विस्ट करके इफ़ेक्ट लाया गया है, ये इफ़ेक्ट आ गया है। या सनबस्टर्स आपको लाने हैं तो यहाँ पे आप देखिए कोई चीज़ बांधी गई है या आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेके उसे धागे से बांध सकते हैं और इजीली कलर कर सकते हैं। अगर आप डाई बाथ नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कुछ मुश्किल आ रही है, तो कुछ और मेथड्स हैं जिनसे आप डाई कर सकते हैं। जैसे आप एक्रेलिक के कलर ले सकते हैं, एक्रेलिक नहीं, फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स ले सकते हैं और उनको जब आपने टाइंग कर ली है, कपड़े को थोड़ा वेट गीला कर लिया है, उसके बाद ब्रश से आप जहाँ जहाँ आपको कलर लाना है वहाँ वहाँ कलर आप ब्रश से लगा सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और उतना अच्छा लुक नहीं आता है, बट अगर आप डाई बाथ बनाना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप फेविक्रिल के कलर का यूज़ करके भी, फैब्रिक कलर का यूज़ करके भी आप टाई एंड डाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और डिफरेंट मेथड है। ये डाई बाथ है, यहाँ पे डाला गया है, डाई बाथ से कपड़े को निकाल लिया गया है, निकालने के बाद इसको वॉश कर दिया गया है और ये इफेक्ट आ गया है। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप अपना टाई एंड डाइंग का सैम्पल बना पाएंगे। देन नेक्स्ट है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग आपने बहुत बार देखी होगी। ब्लॉक वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिससे कप फैब्रिक पे प्रिंटिंग की जाती है। तो आप अपना एम लिखेंगे, प्रिंटिंग पैटर्न ऑन फैब्रिक विद कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स। आप पहले भी लिख चुके हैं, उनमें से एक ही मेथड आपको करना है। तो नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक के साथ कपड़े पर मुद्रण करना है पैटर्न का। व्हाट इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग? तो सबसे पहले आप इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग पैटर्न्स बाय मीन्स ऑफ इनग्रेव्ड वुडन ब्लॉक्स. It is the earliest, simplest and slowest of all methods of textile printing. Block printing by hands is a slow process. It is, however, capable of yielding highly artistic results, some of which are unobtainable by any other method. तो ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा स्लो मेथड है। तो आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग उत्कीर्ण लकड़ी के ब्लॉकों के माध्यम से मुद्रण पैटर्न की प्रक्रिया है। यह कपड़ा मुद्रण के सभी तरीकों का सबसे पुराना, सरल और धीमा साधन है। हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग करना एक धीमी प्रक्रिया है, हालांकि अत्यधिक कलात्मक परिणाम देने में ये सक्षम है, जिसको हम किसी और विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप वुडन ब्लॉक्स देख रहे होंगे, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप कुछ डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं तो आप आलू को बीच से काट कर उस पर कुछ डिज़ाइन बना कर उससे भी ब्लॉक बना सकते हैं। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड? यू हैव टू राइट डाउन। आवश्यक सामग्री वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक चाहिए, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। तो वुडन ब्लॉक्स चाहिए, फैब्रिक चाहिए जो प्री वॉश्ड हो, पहले से उसमें से स्टार्च निकाल लेना और उसको आयरन किया हुआ हो। फैब्रिक पेंट या डाई चाहिए, इसके लिए आप पिगमेंट डाई आती है या फैब्रिक डाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा पेस्ट फॉर्म में आता है, पिगमेंट पेस्ट आता है। और अगर आप सिर्फ डाई ले रहे हैं तो डाई के साथ आपको बाइंडर भी लेना पड़ेगा, वो अलग से आता है। ये सब आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगा। पेंट के लिए एक छोटा बोल लेंगे,
छोटा बाउल लेंगे, छोटा कटोरा लेंगे पेंट के लिए। स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि स्पंज से डाई इक्वल होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी मेथड कैसे करता हूँ। और एक आपको पैडेड या गद्देदार टेबल की ज़रूरत होती है करने के लिए। क्लियर? मेथड क्या है? मेथड को मैं इंग्लिश में लिखा है, मैं एक्सप्लेन इसको हिंदी में करती हूँ तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। सबसे पहले आप सब फैब्रिक कौन सा लेना है? प्री वॉश्ड फैब्रिक लेना है जिससे स्टार्च निकला हुआ हो। उसके बाद कपड़े को जो आपका टेबल है उस पर फैला लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रेस कपड़ा हो, आयरन किया हुआ, उसको फैला लेंगे और पिनअप कर लेंगे, टक कर लेंगे जिससे वो टाइटली टक रहे। इसके बाद आपको जो कलर है डाई, या तो आप पेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं, अदरवाइज बाइंडर अलग आता है और कलर अलग आता है। थोड़ा बाइंडर लेके उसमें कलर मिक्स करके कलर बनाएंगे। बाइंडर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये प्रिंटिंग मेथड है और प्रिंटिंग के लिए कपड़ों पे, क्योंकि अपर लेयर पर डाई हमें रखना है, प्रिंट करना है, तो एक बाइंडर चाहिए जो कपड़े और कलर को बाइंड कर सके। क्लियर? जबकि टाई एंड डाई में हमें बाइंडर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, फाइबर्स हैं, वो फाइबर के मॉलिक्यूल्स कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बाइंडर के थ्रू उनको बाइंड करके रखना है। तो स्प्रेड द कलर पेस्ट ऑन द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पे कलर पेस्ट को स्प्रेड करना है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये स्पॉन्ज है, उस पर कलर पेस्ट को डाल लिया है। स्पॉन्ज आप सभी ने देखा होगा। फिर ब्लॉक को आपको स्पॉन्ज पे प्रेस करना है। ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक पे जहाँ पे कलर लगाया, सॉरी स्पॉन्ज पे कलर लगाया, वहाँ पे ब्लॉक को आपको उससे दबाना है और एक प्रॉपर एक जैसा प्रेशर से दबाना है। ये नहीं किसी तरफ ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, किसी तरफ कम, हल्के प्रेशर से उसको दबाना जिससे सारा कलर इक्वल क्वांटिटी में पूरे ब्लॉक पर आ जाए। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर कलर आ गया है। क्लियर? प्लेस द ब्लॉक ऑन द फैब्रिक, फैब्रिक पे रखना है जहाँ भी आपको पैटर्न बनाना हो। पहले से आपका प्लान होना चाहिए आपको पैटर्न कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ कहाँ डिज़ाइन बनाना, प्रिंट करना है, और एक इवन फॉर्म में उसको प्रेस करना है, एक इवन प्रेशर लगाना है। कहीं ज़्यादा प्रेशर और कहीं कम प्रेशर नहीं लगाना है, इवन प्रेशर अपने पाम से, अपने हथेली से लगाना है। कीप इट देयर फॉर 2 to 3 सेकेंड। जब आप प्रेशर लगाएं तो 2 से 3 सेकेंड वैसे ही छोड़ दें और उसके बाद ब्लॉक को झटके से उठा लें। ठीक है? उसको जर्क नहीं आना चाहिए मोशन की, थोड़ा सा हिल गया, खिसक गया है, आप वैसे ही हटा लें। यूज़ डिफरेंट ब्लॉक फॉर डिफरेंट कलर इन द सेम डिज़ाइन। आप अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम ही डिज़ाइन में अगर आप 2 कलर डालना चाहते हैं तो 2 अलग अलग डिज़ाइंस आती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ड्राई कर देंगे, ड्राई होने देंगे, फिर रिवर्स साइड से प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बाटिक मेथड ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई। नेक्स्ट इज़ बाटिक। एक्चुअल में आपको एक कोई सैम्पल बनाना, कोई भी मेथड यूज़ करिए। एक इसके बाद मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं सारे मेथड्स को खुद करके बताऊँगी, बट अभी फ़िलहाल वो पॉसिबल नहीं था कि मैं साथ में ज्वाइन करूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने इसे प्रैक्टिकल फाइल में कैसे आप लिखेंगे और एक्चुअल में आप टाई एंड डाई के सैम्पल्स बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की है। बाटिक की प्रक्रिया, ये इंग्लिश में लिखा है, राइट, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बाटिक एक रेजिस्ट डाइंग की प्रोसेस है जिसमें वैक्स को एज अ रेजिस्ट एजेंट यूज़ करते हैं। समझ गए? रेजिस्ट डाई का मतलब आप समझते हैं? रेजिस्ट मतलब कपड़ों पे कलर को रेजिस्ट करना, बचाना। तो बाटिक रोध छपाई का एक प्रकार है जहाँ डिज़ाइन पे मोम का प्रयोग कर रोध प्राप्त किया जाता है तथा रंगाई ठंडे में की जाती है। इसको कोल्ड डाइंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिससे मोम को पिघलने से बचाया जा सके, क्योंकि इसमें वैक्स यूज़ होता है मोम, इसलिए उसे पिघलने से बचाया जा सके। और इस प्रकार केवल बिना मोम वाला भाग ही कलर्ड होता है। साथ में मोम का चयनित प्रयोग और पुनः रंगाई से विभिन्न प्रकार की रंगाई की जा सकती है। बाटिक की विशेषता क्या होती है कि जब रंगाई करते समय मोम में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं और उन दरारों में भी रंग प्रवेश कर जाता है, तो वो देखने में और इफ़ेक्टिव लगता है। जैसे आप इस पैटर्न में देख पा रहे होंगे, बीच बीच में
ये लाइंस आई हैं हल्की हल्की, आप दिख रही होगी लाइट ब्लू कलर की। तो ये मोम में क्या हुआ है, दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं। क्लियर? सो batik is the process of using method wax as a resist on fabric. The wax may be painted on a white or colored fabric using the canting or brush, or it may be stamped onto the fabric using the copper stamp dipped in a melted wax. The fabric is can be dipped in melted wax, then dyed, and the areas that have been waxed will not be penetrated by the dye. So it is also known as cold dye. Material required, इसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, बीज वैक्स चाहिए और पैराफिन, दोनों वैक्स चाहिए। बीज वैक्स जो है कम क्वांटिटी में चाहिए 40% और 60% करीब पैराफिन वैक्स चाहिए। आपको कॉटन का फैब्रिक या कोई भी सिल्क, कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट डाई आती है, एजो डाई आती है जो बेस और सॉल्ट के फॉर्म में होती है। ये इनडायरेक्ट डाई भी है क्योंकि बेस और सॉल्ट को यूज़ करके ही कलर डेवलप किया जाता है। डेवलप्ड डाई भी इसे हम कह सकते हैं। पहले हम बेस में कपड़े को डालते हैं, फिर सॉल्ट में डालते हैं, तभी कलर प्रोड्यूस होता है। और ब्रश चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, जिससे आप वैक्स को डिज़ाइन के हिसाब से लगा सकें। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है बाटिक की, इसमें वैक्स को बीज वैक्स से मिक्स करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था 60:40 का रेशियो रखना है। वैक्स को मेल्ट करना है कम से कम 110 डिग्री से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी मेल्टेड वैक्स को यूज़ करना है। वैक्स इतना गर्म ना कर लें कि उसमें से स्मोक आ जाए, धुआं नहीं निकलना चाहिए। जो भी आपने डिज़ाइन बनाई है फैब्रिक पे, उस डिज़ाइन पे आपको वैक्स लगाना है। और आपको याद क्या रखना है, वैक्स जो आप लगाएंगे वो दोनों साइड से लगाएंगे, कपड़े के सीधे तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, जिससे कलर के प्रवेश को रोक सके। अगर आप एक तरफ से लगाएंगे तो डाई करते टाइम पे दूसरी तरफ से कलर एंटर कर जाएगा। तो बोथ साइड से आपको वैक्स लगाना है। एजोइक डाई को यूज़ करना है। वैक्स लगाने के लिए आप फ्रेम में फैब्रिक को स्प्रेड कर सकते, फैब्रिक में को फ्रेम में बांध लें और डिज़ाइन की तरफ से आप वैक्स लगा लें। और उसके बाद वैक्स लगाने के बाद वैक्स को ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद उसको एजोइक डाई में डाल लेना है। क्लियर? जब आप डाई में डिप करते हैं उसके बाद आपका जो फैब्रिक है वो कलर हो जाता है, ठीक है। एनी वन ऑफ द डाइज कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे डाई की जाती है। और मल्टीपल इफ़ेक्ट लाने के लिए हम कई कलर को यूज़ कर सकते हैं और वैक्स को बार बार अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक पर। क्लियर? उसके बाद वैक्स जब हमारा फैब्रिक डाई हो जाए तो उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब वैक्स अप्लाई करें तो फ्लैट ब्रश का प्रयोग करें, जिससे एक्स्ट्रा वैक्स कहीं भी स्प्रेड ना हो, ये भी ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने देना, यानी कि हम पैराफिन वैक्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, अदरवाइज़ क्रैक्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो वो भी देखने में नहीं अच्छा लगेगा। जब डाइंग हो जाए उसके बाद वैक्स को रिमूव करने के लिए, डीवैक्स करने के लिए फैब्रिक को बॉइलिंग वाटर में हम डालकर वैक्स को रिमूव कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जब हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो एक बार में ही सारा वैक्स नहीं रिमूव होता, कुछ वैक्स कपड़े पे लगा रहता है, तो उसको हम बाद में दूसरे कपड़े के साथ रखकर आयरन से ब्रश को वैक्स को निकाल सकते हैं। रफ फैब्रिक रख लिया, पुराना फैब्रिक रख लिया, उसके ऊपर फैब्रिक रख के ब्रश आयरन कर दिया तो उससे निकल जाता है। या न्यूज़पेपर के बीच फोल्ड कर रख सकते हैं और निकल जाता है। एक्चुअली कई बार न्यूज़पेपर का इंक आ जाता है उस पर, तो न्यूज़पेपर की जगह हम कोई ओल्ड फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं या प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हैं। देन वॉश द फैब्रिक इन हॉट सोप सॉल्यूशन, उसके बाद गर्म पानी में सॉफ्ट सॉल्यूशन में उस फैब्रिक को धुल देंगे तो कम्प्लीटली वैक्स रिमूव हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से बाटिक आसानी से की जा सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल फाइल में लिखिए, कुछ पिक्चर्स लगाइए और अपने सैम्पल प्रिपेयर करिए टाई एंड डाई, ब्लॉक या बाटिक के। बाटिक को आपको जैसे मैंने बताया, अगर आपको एजो डाई नहीं मिल रही है तो इसके लिए भी आप
फैब्रिक्रिल के कलर का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से आप लगा सकते हैं, बट इट इज़ टाइम टेकिंग। एक छोटा सैम्पल तो आप बना सकते हैं, बट एक्चुअल में जो लुक, जो इफ़ेक्ट एजोडाई से आता है वो और किसी से नहीं आता है। सो आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करिए, प्रैक्टिकल 7। आई होप कि आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है, कैसे टाई एंड डाई करना, कैसे बाटिक या ब्लॉक करना, जो भी सैम्पल आपको ईजी वे लग रहा हो वो बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस. Don't forget to subscribe my channel, share as much as you can, and yes, like if you like it and press bell button. Thank you so much.